गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंधु घाटी की, जिसे मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है, उसे हमने बताया था कि सिंधु नदी के द्वारा, वो सिंधु नदी ये रही आपकी, यह सिंधु नदी ही है, इंडस नदी कहते हैं इसे, ये रही जो वर्तमान में पाकिस्तान से होकर गुजरती है। इसमें कई नदियाँ, झेलम, चिनाब जैसी कई नदियाँ मिलती है। जब हम पढ़ेंगे तो इन नदियों की बात करेंगे, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हमने सिंधु नदी में कलाकृतियाँ, सिंधु सभ्यता में कलाकृतियाँ पढ़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल की। मौर्य काल का समय देख लीजिए आप, ये रहा 400 BC मतलब 400 ईसा पूर्व से 600 AD मतलब 600 ईस्वी तक के बीच की, जिसमें मुख्य कलाकृतियों के बारे में बात करेंगे हम, जो एग्ज़ाम में पूछने लायक है। क्योंकि सब कुछ पढ़ना और समझना काफ़ी अच्छा तो है, लेकिन हम अगर हिस्ट्री में वो पढ़ेंगे सब कुछ तो ये अच्छा है। कलाकृतियाँ मुख्य रूप से जो पूछी जा सकती है वो पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, ये मैप रहा आपके सामने। इस मैप को देखते हुए मैं 4-5 लाइनें आपको लिखवाना चाहता हूँ, आप उन्हें नोट कीजिए। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासक के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त राजा था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह आपको क्लियर हो गया। अब ये मैप देखिए आप, ये पूरा जो आपको मैप दिख रहा है ये मौर्य साम्राज्य का, ये पूरा का पूरा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मतलब आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। पहली बार किसी ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। पहले कई राजा हुए थे, कई राजाओं का साम्राज्य था, लेकिन वो इतने बड़े नहीं था और इतना सुरक्षित नहीं था जितना चंद्रगुप्त ने स्थापित कर दिया था। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो किस तरह चंद्रगुप्त ने साम्राज्य स्थापित किया, कौन सी लड़ाइयाँ हुई, उसमें सब पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ मुख्य रूप से कलाकृतियों पर रहने वाला है। तो इसमें आगे 2-3 लाइनें लिखी है। अब मौर्य वंश में महाराजा अशोक एक महान कलाप्रिय शासक थे। बहुत सी कला का ज्ञान था उन्हें और जो भी होता था वो शिलालेखों पर अंकित करवा देते थे। मगध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भी स्त्री पुरुष देवी देवताओं की मूर्तियां खोज में मिली है। उससे ये पता चलता है कि अशोक ने बहुत हाथी, घोड़ों, बैलों और सिंहों की मूर्तियाँ बनवाई थी। बहुत सी मूर्तियाँ मिली है। अब एक मेन टॉपिक लिखिए, मेन टॉपिक बाद में, पहले आप इस मूर्ति को देखिए जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं, जिसे देखते ही आपको पता चल जाएगा। मतलब आपके लिए सरप्राइज है ये। हम बात करने वाले हैं सिंह शीर्ष। अब आपसे देखिए कि अभी इसको क्या नाम से जाना जाता है। ये मूर्ति देखिए, देखा? इसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, सारनाथ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मूर्ति की डिटेल लिखिए आप। सिंह शीर्ष नाम लिखिए, आपके हिसाब से नाम लिख सकते हैं अशोक स्तंभ। इसका माध्यम क्या था बनाने का, तो इसका माध्यम आपके सामने लिखा हुआ है, बलुआ पत्थर। इसका समय क्या था, इसको अशोक के शासन में बनाया गया था। मतलब जो अशोक का शासन रहा है वही तो शासन रहेगा इसका भी। तो लिखिए आप शासन 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इसकी शैली क्या थी बनाने की, तो इसकी शैली थी मौर्यकालीन शैली। मौर्य काल में बनाया गया था तो वही शैली थी। इसका मूर्तिकार का पता नहीं चल पाया है।
अब इसमें कुछ बातें हैं जो लिखी है आप। अशोक का सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है। अभी कहाँ है वो? सारनाथ के संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसकी शैली आपको बता दी है, मौर्यकालीन शैली लय। इसका आकार लिखिए आप, ये आपको नीचे दिख जाएगा 213.5 सेंटीमीटर। अगर मोटे तौर पर लिखें तो 60 फुट ऊंचाई थी इसकी, 7 फीट। अब लिखिए इसे, इसमें लिखिए महाराज सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ के हिरन पार्क में मृगादवा में स्थापित कराया था। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस शीर्ष को 1905 ईस्वी में खोद कर निकाला। इसे कब खोदा गया था? तो 1905 में ईस्वी में खोदा गया था। ये पूछ सकता है। यहाँ यह सिंह शीर्ष जैसा कि आज सुरक्षित है, लगभग 7 फुट ऊंचा है। हमने लिखा है इसे पहले भी। जब हेनसांग ने सारनाथ का भ्रमण किया था, हेनसांग एक चित्रकार था, तो हेनसांग लिखता है कि इसके सामने एक 70 फुट ऊंचा पत्थर का खंभा था जो कि जेडे के समान मुलायम था और चकाचौंध चमक वाला था। यह खंभा उस स्थान पर था जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश दिया था। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, उसके साथ कितने ऋषि मौजूद थे, और जो प्रथम उपदेश दिया था वो उपदेश क्या था? ये सवाल का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसकी डिटेल बता दूंगा आपको। सारनाथ का सिंह शीर्ष जिस माध्यम से बना है उसका नाम क्या था? ये सवाल है। अभी मैंने इसका जवाब बताया था। अगला सवाल लिखिए, स्तंभ का निर्माण निम्न राज्य के राज्यकाल में हुआ था। तो किसके राज्य के राज्यकाल में स्तंभ का निर्माण हुआ था? ठीक है। इस मूर्ति को राज्य चिन्ह बनाने वाला कौन है? इसके 3 ऑप्शन दे देता हूँ समझने के लिए। दूरदर्शन है, दिल्ली सरकार है, या भारत सरकार है। आइए अगली बात करते हैं यक्षिणी। यह मूर्ति बहुत प्रसिद्ध हुई है, विश्व में भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है यह मूर्ति। मैं आपको ये मूर्ति दिखाना चाहूँगा। ये रही वो मूर्ति, ध्यान से देखिए इसे। यक्षिणी चंवरधारिणी। यह हाथ में जो मक्खी उड़ाने का चंवर पकड़ा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है चंवरधारिणी। देख ली। आइए बात करते हैं यक्षिणी की। मूर्ति का नाम क्या है? यक्षिणी। किससे बनाई गई है? बलुआ पत्थर से। मौर्य काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय रहा है। दारगंज पटना इसका स्थान रहा है। 162.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, और ये भी वर्तमान में पटना संग्रहालय में मौजूद है। ठीक है। इसकी डिटेल लीजिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और मौर्य राज्य का संरक्षक महाराज अशोक था। ठीक है। उसकी प्रथम यक्षिणी की यह आदम कद मूर्ति उस काल की मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण है। यह मूर्ति दानेदार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जिस पर बहुत सी कुशलतापूर्वक शीशे के समान पॉलिश की गई है, जिसके कारण विद्वानों द्वारा इसे मौर्य काल का माना जाता है। आगे लिखिए, मूर्तिकार द्वारा मूर्ति में ऐसी अद्भुत और कोमल सुंदरता दिखाई गई है जो कि राजकीय शान शौकत के साथ खड़ी है। यह अपने में एक सुंदर उदाहरण है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि नहीं इससे पहले और नहीं इसके बाद भारतीय इतिहास में ऐसी मूर्ति का निर्माण हो पाया है। अब मुझे, आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो मैंने जो बोला है अभी, तो मुझे सवाल जवाब दीजिए कमेंट में। चंवरधारिणी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मूर्ति मौर्य काल की है, क्योंकि इस पर क्या दिखाई देता है? यह मूर्ति भारतीय कला की क्यों मानी जाती है?
मुझे तीनों सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में यही पूछेंगे, और पूछेंगे क्या आपसे? कला, मान लीजिए कलाकृति हम जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टॉपिक हो जाएंगे? 20 टॉपिक हो जाएंगे। कम से कम 3 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कला पर, तो इनमें से ही पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए। अब आ जाइए आगे तीसरा नंबर पर, सांची का महास्तूप। ये तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे तो आप इसके पहले चित्र देखिए, स्तूप होते कैसे हैं। ये है आपका स्तूप, देखा? इस तरह दिखते हैं ये सांची के स्तूप। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये इसके अंदर जाने का दरवाज़ा है। ये इस ऊपर से इस तरह बनाए जाते हैं। ये देखिए आप डिज़ाइन इसकी, ये यहाँ पर देखिए, फिर आप ये देखिए। समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इसकी डिटेल देखिए जो मैंने अभी आपके सामने लिखा रखी है। ये सांची का महास्तूप नाम है इसका, माध्यम बलुआ पत्थर। एक चीज़ को ध्यान रखिए कि मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ किया गया, जिस पत्थर का यूज़ किया गया वो बलुआ पत्थर था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले के मौर्य सबसे ज़्यादा किस पत्थर का यूज़ किया गया था मौर्य साम्राज्य में मूर्तियों के लिए, तो वो बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया था। ठीक है, इसकी डिटेल लिखिए, और इस डिटेल के साथ साथ इसका आकार लिखिए। 36 मीटर था इसका आकार। इसका निर्माण काल कब, समय क्या था इसका? तो शुंग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब इनके बीच का था। मतलब 300 शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 200-300 साल के बीच में बनाया गया था इसे। इसका परिचय लिखिए। अशोक ने अनेकों बुद्धों, स्तूपों तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसने ही कराई थी। मतलब सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत किसने करवाई थी? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बुद्ध ने वही अशोक ने करवाई थी। इसमें सातवाहन राजवंश सबसे अधिक प्रसिद्ध था। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। जिसने सांची स्तूप को पूरा कराया एवं 4 तोरण बनवाए थे। देखिए आप 4 तोरण को, ठीक है, ध्यान से चित्र देखिए और इसको यूज़ करके बना लीजिएगा। यद्यपि शुंग और सातवाहन ब्राह्मण थे, फिर भी इन्होंने बौद्ध धर्म का पूर्ण आदरण किया। ये हमारी हिस्ट्री का सबसे उम्दा टॉपिक रहा है, और ये आज़ादी तक चलता रहा कि आज़ादी में सब संविधान लिखा गया, तब भी कई लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डीपली जाकर मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर क्यों लोग हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाने लगे थे, और किस तरह जब बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया था तो लोगों पर इस तरह असर हुआ था कि लोगों ने बौद्ध धर्म में ही अपना विश्वास कायम कर लिया था। काफ़ी मात्रा में हिंदू धर्म की वो होने लगी थी, मतलब हंसी उड़ाने लगे थे लोग, क्योंकि हिंदू धर्म में काफ़ी अंधविश्वास फैला रखा था, जिससे बौद्ध धर्म के माध्यम से मतलब एक अलग ही ढांचा तैयार किया। काफ़ी शानदार टॉपिक रहा है वो हमारी हिस्ट्री में, उसने टर्निंग पॉइंट ला दिया था लोगों के बीच में। आप, मैं जब पढ़ाऊँगा आपको तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और काफ़ी आपके हृदय पर चोट लगने वाली है अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो। अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें आप लिखिए स्थान सांची का महास्तूप का, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, सांची। ठीक है, बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए आप जो पूछे जा सकते हैं।
सांची के स्तूपों में क्या अवशेष रखे गए हैं? सांची के स्तूप की विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है? 4 तोरणों का निर्माण किसने किया था? ये मैंने अभी आपको आंसर बता दिए थे इसके, आप इसे देख सकते हैं। अब आप अगले वीडियो में हम आगे की कलाकृतियों की बात करेंगे, मौर्य काल से गुप्त काल के बीच में ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, आप भी बोर होने लगेंगे इसलिए, लेकिन 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको ये मैप समझा दूँ। अब आप देखिए यहाँ पर, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ से जाती है, किस में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आती है। यहाँ पर पाटलिपुत्र है, यहाँ पर मगध है, यहाँ पर सांची है, सारनाथ स्तंभ यहाँ पे है, सारनाथ स्तंभ, कौशाम्बी है, यहाँ पर तक्षशिला है, यह गांधार है, यह कंधार है। ये पूरा मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी। आप नीचे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है गोदावरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी हमारी, ये नर्मदा नदी है यहाँ पर, ये कभी पहले बढ़ाया था सिंधु नदी है। क्योंकि मैप से समझना काफ़ी शानदार रहता है। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। मोनालिसा किसे कहा है, तीर्थंकर क्या होता है, मुद्रा, ये तीनों के बारे में। ये शब्दावली है, जो शब्द कठिन थे उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप मुझे कमेंट में, वीडियो पसंद आया हो आपको तो मुझे कमेंट में आप कह सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लग रही हो इसमें, आवाज़ की या किसी भी बात की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा और मैं यही वीडियो पुनः आपके लिए अच्छे रूप में तैयार कर पाऊँगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है और आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ पढ़ना। मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, पर पढ़ना। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए निकालता हूँ, जो किताब मिलती है उससे ले लेता हूँ मैं और आपके लिए बनाना शुरू कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। बस आप मेरे साथ बने रहें।